हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 47। तो आज हम एलटी की 47th क्लास करने वाले हैं और आज आपकी जो एमसीक्यूज हम टॉपिक वाइज कर रहे थे उसकी लास्ट क्लास होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पूरे आपके जो भी एलटी सिलेबस है उसके पूरे सिलेबस में से कंप्लीट सिलेबस में से हम एक टेस्ट यहाँ पर करेंगे। ठीक है, चलिए आज जो हम करने वाले एमसीक्यूज वो क्या है, आपके एमसीक्यूज करेंगे हम इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, एनवायरमेंट एजुकेशन और वैल्यू इनकलकेशन टॉपिक से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो उसका यूनिट 1 कर रहे हैं, ठीक है, आपके एलटी सिलेबस का जो यूनिट 1 हम कर रहे हैं, यूनिट 1 के कुछ मिसलीनियस टॉपिक्स ही आपके बचे हुए हैं। तो उसमें से मैंने आज ये 3 टॉपिक्स लिए हैं। तो चलिए आज हम करेंगे इसके एमसीक्यूज, लेकिन उससे पहले आपको लिए एक इंफॉर्मेशन कि इस समय चल रहा है हमारा अचीवर्स एनिवर्सरी मेगा सेलिब्रेशन वीक, जहां पर आपको हमारे सारे कोर्सेज पर 40% डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो जून में हमारे कौन कौन से नए बैचेस शुरू होने वाले हैं, हमारा एलटी का नया बैच शुरू होने वाला है, यूटेट का नया बैच स्टार्ट होने वाला है। इन सभी बैचेस पर आपको इस समय 40% डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि अभी सेल खत्म होते ही ये वीक जैसे ही हमारा एंड होगा वैसे ही आपके फिर से प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लाइव क्लासेस आपके जून में बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि हम डेली आपके लिए एक फ्री गिफ्ट ला रहे हैं, तो उसे अवेल करने के लिए भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। रोज शाम को 5 बजे हम आपको अनाउंस कर देते हैं कि आज आपके लिए क्या फ्री आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट डे आपको क्या चीज मिलने वाली है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है आज, हु अमंग द फॉलोइंग इज वाइडली रिगार्डेड एज द पायनियर ऑफ द ह्यूमन कैपिटल थ्योरी इन द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। तो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में ह्यूमन कैपिटल थ्योरी जो है, मानव पूंजी सिद्धांत, इसके प्रणेता कौन माने जाते हैं? एडम स्मिथ, थियोडोर स्कल्स, जॉन मेनार्ड कीन्स या डेविड रिकार्डो। तो देखो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल थ्योरी जो है ये कॉन्सेप्ट आपका फॉर्मुलेट किया था थियोडर स्कुल्ट्स ने। ठीक है, थियोडर स्कुल्ट्स ने, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बेसिकली यहाँ पर ह्यूमन को इन्होंने कैपिटल माना था। उसमें क्या है, अगर आप एक ह्यूमन की एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, अगर उसकी एजुकेशन शिक्षा पर, हेल्थ पर, इन सब चीजों में अगर आप यहाँ पर पैसे लगाते हैं तो वो कोई खर्चा नहीं, वो एक तरीके की क्या है, वो एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, देखो जब एक पर्सन जो है उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, यानी उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा साल तक अब वो जीवित रहेगा, ज्यादा अब समय तक वो काम कर सकता है, तो ओवरऑल जो है हेल्थ भी अच्छी रहेगी, तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, ज्यादा वर्किंग ईयर्स भी आपको मिल गए। तो ओवरऑल ये क्या है, फाइनली ये इकोनॉमिक ग्रोथ में ही तो हेल्प करेगा। तो ह्यूमन कैपिटल जो है उस वो एक तरीके का, अगर आप उसके ऊपर किसी भी तरीके का पैसा लगा रहे हो तो वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आपने उसको शिक्षित किया, आपने उसको स्किल सिखाए, फाइनली आपको क्या देखने को मिलेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, हेल्थ में आपने यहाँ पर उसके खर्चा किया तो यहाँ पर उसकी हेल्थ अच्छी होगी, उसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होगी, उसके वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज जो है किसने फॉर्मुलेट करी थी, थियोडोर स्कुल्ट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये सब आपके ना इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स है, इसमें आपकी काफी चीजें पूछी हुई है। इसमें आपसे पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है, एलटी का जो 2024 का पेपर हुआ था उसमें इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन से आपका क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एजुकेशन इज ऑफन क्लासिफाइड एज क्वासी पब्लिक गुड या मेरिट गुड। कि एजुकेशन क्या है, क्वासी पब्लिक गुड और मेरिट गुड इसे कंसीडर क्यों करते हैं? तो एजुकेशन में अभी फिलहाल हम देखते हैं कि इसे हम क्वासी पब्लिक गुड क्यों कह रहे हैं। इसके लिए अभी आपको ये पता होना चाहिए गुड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो वैसे तो कई तरीके के होते हैं, मैं अभी के रेफरेंस के हिसाब से आपको 2 तरीके के गुड्स समझा देती हूँ, प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। ठीक है, प्राइवेट गुड कौन से गुड होते हैं, ये आपके एक्सक्लूडेबल और राइवलरस होते हैं। देखो ये टर्म आपको पता होने चाहिए, एक्सक्लूडेबल, एक्सक्लूडेबल। ठीक है, एक्सक्लूडेबल का मतलब ये है कि कोई चीज अगर प्राइवेट है तो आप किसी दूसरे को उसे यूज करने से क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। ठीक है, वर्जित कर सकते हो उसे कि वो चीज यूज नहीं करेगा। ठीक है, प्राइवेट गुड तो एक्सक्लूडेबल होता है। दूसरा राइवलरस होता है। राइवलरस कहने का मतलब है अगर आपने उस गुड को कंज्यूम कर लिया तो अब वो और किसी के लिए नहीं बचेगा। ठीक है, वो प्राइवेट गुड आपने कंज्यूम किया यानी अब वो दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, अगर आप एक रेस्टोरेंट में गए और आपने वहां पर एक कप कॉफी ली है, ठीक है, एक कप कॉफी आपने वहां से परचेज की, ये क्या हो गया,
आपने अपने पैसों से परचेज किए, ये एक प्राइवेट गुड हो गया। अब वो कॉफी जो है आप दूसरे को पीने से रोक सकते हो, बिल्कुल रोक सकते हो, आपने अपने पैसों से खरीदी है, आपकी इच्छा है, आप किसी को भी ना दो, ठीक है। और राइवल्स है, अगर आपने उसे कंज्यूम कर लिया तो ऑब्वियसली दूसरे के लिए तो नहीं बची है ना, तो ये हो गया प्राइवेट गुड का एग्जाम्पल। पब्लिक गुड कैसा गुड होता है, जो सबके लिए अवेलेबल है, वो नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवलरस होता है। कहने का मतलब है कि आप उसे दूसरे को यूज करने से रोक नहीं सकते, और दूसरा अगर आपने उसे यूज कर भी लिया तो ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं स्ट्रीट लाइट्स। स्ट्रीट लाइट क्या है, पब्लिक गुड है, ठीक है। स्ट्रीट लाइट एक पब्लिक गुड है, ये आप सब लोग इस्तेमाल कर रहे हो, स्ट्रीट लाइट की रोशनी तो सभी के काम आ रही है रात को, ठीक है। तो ये आप किसी को रोक तो सकते नहीं हो उसे यूज करने से। दूसरा नॉन राइवलरस है, अगर आप उसकी हेल्प ले रहे हो, स्ट्रीट लाइट की हेल्प ले रहे हो, तो ऐसा थोड़ी दूसरे के लिए कम हो गई। तो ये नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल्स, गैर वर्जनीय और गैर प्रतिद्वंदीय होती है। लेकिन एजुकेशन देखो क्या है, आपकी एजुकेशन को क्वासी पब्लिक गुड का है। क्वासी पब्लिक गुड का मतलब होता है इसमें पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड दोनों की क्वालिटीज है, ठीक है। दोनों की क्वालिटीज कैसे हैं, देखो वैसे तो ये एक तरह का पब्लिक गुड ही हो गया, एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ने कर भी रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर ये किसी तरीके से बहुत ज्यादा भीड़ हो जाए अगर यहाँ पर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, वो सेमी राइवलरस हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे पहले आप एक ऐसा गुड देख लो कि क्वासी पब्लिक गुड हम किसे कहते हैं, जैसे कि टोल, टोल क्रॉस करते हो ना आप रोड पे चलते हुए, तो वो क्या है, क्वासी पब्लिक गुड हो गया। कैसे हो गया भाई, जो जो टोल पे कर सकता है वो सभी के लिए खुला हुआ है, जो नहीं पे कर सकता उसके लिए नहीं खुला हुआ है वो टोल, ठीक है, वो वहां से क्रॉस नहीं करेगा। दूसरी चीज ये कि ऐसा थोड़ी कि अगर एक ने टोल पे कर दिया तो दूसरे के लिए वो वर्जित हो गया, दूसरा जा सकता है, उसके लिए कोई राइवलरी नहीं है, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। लेकिन पीक आवर्स में अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाए, रश हो जाए, तो वहां जाम भी लग जाता है। सेम चीज एजुकेशन के साथ भी है। एजुकेशन क्या है, देखो वैसे तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, इसमें आरटीई के तहत एलिमेंट्री एजुकेशन सभी के लिए अवेलेबल करा रखी है, निःशुल्क कर रखी है। लेकिन फिर भी अगर कुछ स्कूल्स में अगर हम देखें तो क्या है, लिमिटेड सीट्स होती है, अगर वहां पे सारी सीटें भर जाएगी तो बच्चों को कहाँ से बैठाओगे, ठीक है। तो ये सेमी राइवलरस और सेमी एक्सक्लूडेबल हो गया, ठीक हो गया। दूसरी चीज आपकी मेरिट गुड है। मेरिट गुड कैसा गुड होता है, ऐसा गुड जो सोशल बेनिफिट के लिए होता है, जैसे शिक्षा हो गया, हेल्थ केयर हो गया, जिससे सोसाइटी का या पब्लिक का बेनिफिट हो रहा है, उसे हम मेरिट गुड कहते हैं। तो ऑब्वियसली शिक्षा क्या है, एक मेरिट गुड है। अब यहाँ पर पूछा है कि एजुकेशन को क्वासी पब्लिक गुड और मेरिट गुड हम क्यों कह रहे हैं, तो पहला ऑप्शन देखो, इट बेनिफिट्स ओनली इंडिविजुअल हु रिसीव्स इट। नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल को बेनिफिट नहीं करता, पूरी सोसाइटी को या सभी को ये हेल्प कर रहा है, तो ये ए तो ऑप्शन नहीं होगा। बी की बात करते हैं, इट कैन ओनली बी प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट कॉर्पोरेशंस। नहीं, गवर्नमेंट भी तो प्रोवाइड करती है, सरकार भी देती है एजुकेशन। इट जनरेट्स सिग्निफिकेंट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी सोशल बेनिफिट्स अलोंगसाइड प्राइवेट बेनिफिट्स, ठीक है। तो ये क्या करती है कि इसमें आपको पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी यानी सोशल बेनिफिट्स भी बहुत हो रहे हैं अलोंग साइड प्राइवेट बेनिफिट। अगर आप किसी को एजुकेट करते हो, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर किसी को एजुकेट किया है तो ऑब्वियसली उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी भाई, कल को अच्छी नौकरी में जाएगा, उसे पर्सनल बेनिफिट तो होंगे ही, साथ ही साथ सोशल बेनिफिट भी तो हो रहे हैं। एक शिक्षित व्यक्ति जो होता है समाज में भी अच्छे से एडजस्ट करना जानता है, वो अपने कर्तव्य जानता है, राइट्स जानता है, तो ये सोशल बेनिफिट्स भी इसके हो रहे हैं, ठीक है। सोसाइटी के लिए भी अच्छा रहता है, क्राइम रेट डाउन जाता है, एक एजुकेटेड पर्सन अच्छे तरीके से बातचीत करेगा, तो यही ऑप्शन वैसे करेक्ट लग रहा है। आगे देख लेते हैं, इट इज कंप्लीटली नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवलरस। देखो कंप्लीटली तो नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वासी को मैंने आपको बताया था सेमी एक्सक्लूडेबल और सेमी राइवलरस होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन, यानी ऑप्शन डी ही करेक्ट आ रहा है। ये क्या है, मेरिट गुड हम उसी को कहते हैं जिससे सोशल बेनिफिट्स भी हो रहे होते हैं, तो ये मेरिट गुड भी है और प्राइवेट बेनिफिट्स के साथ इसमें मेरिट गुड आ रहे हैं, इसमें सोशल बेनिफिट्स आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एजुकेशन क्वासी पब्लिक गुड और मेरिट गुड हो गया। ध्यान रखेंगे इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, द फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस on environmental education which formulated the foundational तिब्लिसी declaration was held in which year। देखो एक तिब्लिसी declaration हुआ था जिसके बाद आपकी जो environment education है, ठीक है, एनवायरमेंट एजुकेशन है कि लोगों को एनवायरमेंट के बारे में जागरूक करना जरूरी है, उसके बेनिफिट्स के, आप इसे नुकसान ना पहुंचाएं, आप इसे सस्टेनेबल तरीके से यूज करें, ये सब के लिए जो जरूरी कदम है क्या उठाने चाहिए, मतलब एनवायरमेंट एजुकेशन के
क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर डिस्कस की गई थी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सी इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस जो एनवायरमेंट एजुकेशन पर हुई, जिसने तिब्लिसी डिक्लेरेशन फॉर्मुलेट किया था, वो आपकी किस ईयर में हुई थी? तो 1972, 1977, 1992, 2002, तो ये आपका सही आंसर है 1977। थोड़ा सा इसके बारे में जान भी लेते हैं। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे, तिब्लिसी डिक्लेरेशन जो है आपकी, यहाँ पर आपका यूनेस्को और यूएनईपी, ठीक है, इन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी 1977 में, और इन्होंने एस्टैब्लिश किए थे गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और गाइडिंग प्रिंसिपल्स, किसके लिए? एनवायरमेंट एजुकेशन को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करने के लिए। एक बार ये भी देख लीजिए, तो ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने क्या रखे थे कि सबसे पहले तो क्या करना है? अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करना है, ठीक है, इंडिविजुअल्स को, सोशल ग्रुप्स को क्या करना है? उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना है, संवेदनशील बनाना है। इसके बाद ज्ञान यानी नॉलेज पहुंचानी है। यहाँ पर क्या करना है? पर्यावरण और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में समझ विकसित करनी है। लोगों को बताना है कि पर्यावरण में ये जो हम जितने भी काम ऐसे कर रहे हैं, पहले तो लोगों को समझ में नहीं आता ना, पॉलिथीन क्रिएट कर दी और एकदम वाइड स्प्रेड यूज में भी आ गई। लोगों को लग रहा है बहुत ईजी है कैरी करना, लेकिन पॉलिथीन के यूज बाद में पता चले। तो अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि पॉलिथीन को यूज मत करो, ज्यादा से ज्यादा आप जूट बैग, कपड़े के बैग घर से लेकर जाइए शॉपिंग करते वक्त भी। तो ये जो ज्ञान पहले अब देने की बात हो रही थी, यहाँ पर बात हुई कि पहले पर्यावरण के बारे में जो जो नुकसान हो रहे हैं, जो उससे जुड़ी समस्या है, उसको समझाइए। फिर एटीट्यूड, यहाँ पर अभिवृत्ति विकसित करनी है, यानी कि पर्यावरण के प्रति मूल्य, चिंता, सक्रिय भागीदारी की प्रेरणा लोगों के अंदर विकसित करनी है। फिर कौशल, उन्हें क्या करने हैं? पर्यावरण समस्याओं को पहचानने और समाधान करने के कौशल उनके अंदर विकसित करने हैं। और फिर पार्टिसिपेशन, भागीदारी करवानी है। पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करने में लोगों से भागीदारी चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली वहां पर आप कॉन्फ्रेंसेस कर लीजिए, कितनी भी बातें कर लीजिए, काम ग्राउंड लेवल पे लोगों को ही करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है ओवरऑल एनवायरनमेंट में सुधार हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट एम ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इन स्कूल्स? तो स्कूली शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? टू मेमोराइज साइंटिफिक नेम्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना? नहीं, सिर्फ फ्लोरा होते हैं प्लांट्स, फौना होते हैं एनिमल्स, सिर्फ इनके नाम याद करना जो है वो इसका एम नहीं है। रिस्ट्रिक्ट द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ही निषेध कर दिया जाए? नहीं, ये भी नहीं होगा। टू ट्रेन स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिवली फॉर करियर्स इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिर्फ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में अपना वो करियर कैसे बना सकते हैं उसके लिए ट्रेन करना? ये भी गलत है। टू चेंज एटीट्यूड, डेवलप बिहेवियर दैट फॉस्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दृष्टिकोण में बदलाव लाना है, उनके अंदर ऐसा व्यवहार विकसित करना है ताकि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास की हो के बारे में सोच सके, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यूज दैट स्टूडेंट्स एब्सॉर्ब अनइंटेंशनली थ्रू द अनरिटन रूल, स्कूल कल्चर, डेली रूटीन्स आर रेफर्ड टू एज पार्ट ऑफ। तो यहाँ पर जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ का जो नियम है, संस्कृति है, जो उनकी दिनचर्या है, उससे वो कई सारे मूल्य सीखते हैं, ठीक है। उन सबको अपने अंदर आपका इंटरनलाइज करते हैं, आत्मसात करते हैं। तो ये किसका हिस्सा माना जाता है? एक्सप्लिसिट यानी स्पष्ट पाठ्यक्रम का। स्पष्ट पाठ्यक्रम तो आपका डॉक्यूमेंटेड होता है, लिखा हुआ होता है। हिडन करिकुलम का, यही आपका सही आंसर है। फिर भी एक बार और चेक करते हैं, नल करिकुलम एंड कोर करिकुलम। भाई कोर करिकुलम तो आपका हमने बात करी, जैसे 10th में होते हैं ना आपके कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं यहाँ पर आपके फिक्स्ड होते हैं, कुछ आपके ऑप्शनल होते हैं। तो ये होता है आपका कोर करिकुलम। और जो होता है आपका नल करिकुलम, नल करिकुलम कैसा करिकुलम होता है? आपने देखा होगा कि कई बार आपके स्कूल में जो करिकुलम या जो बुक्स आपकी लगी होती है उसमें सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ाए जाते, कुछ चैप्टर्स डेलिबरेटली जानबूझकर छोड़ दिए जाते हैं। तो वो क्या है? वो नल करिकुलम है। वो अनइम्पोर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, वो इतने जरूरी नहीं है पढ़ने के लिए। ये भी बच्चों का जो है माइंडसेट एक डेवलप करता है, क्योंकि बच्चों को ये समझ में आता है कि ये टॉपिक्स जो है प्रैक्टिकलिटी की दृष्टि से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या सोसाइटी में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है चीज, ये भी बच्चों को समझ में आता है। ये नल करिकुलम का हिस्सा है। ये जो होगा आपका, जो बच्चे अनइंटेंशनली सिर्फ स्कूल के रूटीन को, वहां पे जैसे लोग बातचीत कर रहे हैं, जैसे कल्चर है वहां का, उससे सीख रहे हैं, वो क्या है? हिडन करिकुलम, बी, ठीक है, वो आपका हिडन करिकुलम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। विच अप्रोच इज कंसिडर्ड मोस्ट इफेक्टिव फॉर वैल्यू इनकल्केशन थ्रू द स्कूल करिकुलम? ठीक है, तो स्कूली पाठ्यक्रम के माध्यम से मूल्यों के समावेश के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे प्रभावी है? इंटीग्रेटिंग वैल्यूज ऑर्गेनिकली अक्रॉस ऑल स्कॉलिस्टिक एंड सब्जेक्ट्स एंड पोस्ट स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज। तो सभी शैक्षणिक और आपके सह शैक्षिक गतिविधियां, उनके साथ मूल्यों को आप स्वाभाविक तरीके से एकीकृत करके बच्चों को सिखाइए। वैसे यही सही ऑप्शन लग रहा है, फिर भी और देख लेते हैं।
टीचिंग वैल्यूज एज एन आइसोलेटेड इंडिपेंडेंट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। आप वैल्यूज का एक मतलब सब्जेक्ट ही बनाकर बच्चों को सिखाइए, बच्चे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। ठीक है, बेटर ऑप्शन अभी भी ए वाला ही है। पनिशिंग स्टूडेंट सीवियरली, नहीं, पनिश तो वैसे भी नहीं करना है। व्हेन दे फेल टू डेमोन्स्ट्रेट मॉरल बिहेवियर, बच्चे मॉरल बिहेवियर नहीं दिखा रहे तो उन्हें पनिश करने, इससे बच्चा नहीं सीखेगा, तो ये भी गलत है आपका, फिलहाल ये भी रॉन्ग आ रहा है। रोट मेमोराइजेशन ऑफ मॉरल कोड्स एंड एथिक्स, ये तो ये भी गलत है आपका, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन 7, व्हाट डज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ परस्यूइंग हायर एजुकेशन प्राइमरी रेफर टू। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ परस्यूइंग हायर एजुकेशन, कोई उच्च शिक्षा में जा रहा है तो अवसर लागत जो है उसे आप किस रूप में संदर्भित करेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ बुक्स एंड कॉलेज ट्यूशन, द फॉरगॉन अर्निंग वेजेस अ स्टूडेंट कुड हैव अर्न्ड बाय वर्किंग इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग, द इंटरेस्ट रेट ऑन एजुकेशनल लोन्स, द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन जो आ रहा है ना, उसमें आपको थोड़े थोड़े इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्चुअली होता क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली है कि मान लो आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, आप कर तो दोनों सकते थे, तो ए को करने के लिए आपको बी को छोड़ना पड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर आपको एक को चूज करना है तो ए को करने के लिए आपको बी को छोड़ना है। तो बी को छोड़ने की क्या कीमत आप चुका रहे हैं? यानी आप ए काम तो कर लोगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर बी करते तो बी में ज्यादा प्रॉफिट होता, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। ठीक है, क्या किसी एक चीज को करने के लिए आपने जो दूसरा ऑप्शन छोड़ा है उसमें जो बेनिफिट आपने छोड़ा है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो यहाँ पर भी सही ऑप्शन क्या है कि अगर वह बच्चा हायर स्टडीज में ना जाकर अगर कमाई या मजदूरी करने लगता या किसी जॉब में लग जाता तो उस समय वो कमा रहा होता, लेकिन उसने उसको छोड़ के उसने क्या किया, उसने हायर स्टडीज को प्रेफरेंस दी, तो ये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? वह कमाई या मजदूरी जो एक छात्र पढ़ाई के बजाय काम करके कमा सकता था। हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन एजुकेशनल प्लानिंग इज प्राइमरली यूज्ड टू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो चीजें हैं आपके टर्म्स इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस दोनों को चीजों को समझेंगे। पहले आप देखिए कि आपका सीबीए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एजुकेशन प्लानिंग में किसको दिखाता है। evaluate only the non-monetary aspects of student discipline, compare the total economic cost of an educational program with its expected monetary and social returns, fix uniform salaries for all school principals, audit the daily midday meal expenses। तो अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है। देखो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखता है कि आपको जो एजुकेशन मिली उसके बाद आपको क्या उससे बेनिफिट हुआ इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एस्पेक्ट। मॉनेटरी एस्पेक्ट मतलब भाई मैंने पढ़ा लिखा, मैं बहुत अच्छी डिग्री मैंने हासिल की, उसकी वजह से मुझे जॉब मिली और आज उस जॉब की वजह से मेरी सैलरी बहुत अच्छी है। तो ये मेरा क्या हो गया? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यानी मैंने अपना जितना भी पैसा जो है अपने पढ़ाई लिखाई पर डिग्री पे लगाया था वो अल्टीमेटली मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट दे रहा है, ये मेरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो गया। ठीक है, और अगर इस जॉब में मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन, बहुत खुशी मिल रही है, तो वो मेरा कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस हो गया। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस कहने का मतलब है नॉन मॉनेटरी, पैसों में नहीं तोल रही मैं उस चीज को। ठीक है, उसको मैं पैसों में क्वांटिफाई ना करके मैं ये देख रही हूँ कि मुझे सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है उससे, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट कितना मिल रहा है, दैट इज योर कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। अब यहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यानी मॉनेटरी एस्पेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा कि टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम विद एक्सपेक्टेड मॉनेटरी एंड सोशल रिटर्न्स। ठीक है, यहाँ पर आप कई जगह देखोगे कि इसमें कॉस्ट बेनिफिट में तो आप मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी जोड़ सकते हो। मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी, जैसे सोशल बेनिफिट आपका नॉन मॉनेटरी हुआ ना, जो सोशल बेनिफिट आपको मिल रहा है। ठीक है, यानी पैसे, ये हुआ मॉनेटरी मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसे में, और नॉन मॉनेटरी मतलब इसके अलावा सेटिस्फेक्शन हो गया, कोई सोशल बेनिफिट, आपको इज्जत ज्यादा मिल रही है, वो सब नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हो गए। तो सीबीए में तो आपके ये दोनों आते हैं, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस सिर्फ नॉन मॉनेटरी को देखता है, सिर्फ नॉन मॉनेटरी। ठीक है, आया समझ में? चलो नेक्स्ट वाले एक्सप्लेनेशन से एक बार देख लो इसको। सीबीए जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो गया, इसमें आपकी सारी कॉस्ट जो है एजुकेशन की उसे मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स में कैलकुलेट किया जाता है। जबकि कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस की अगर हम बात करें, इसमें मॉनेटरी वैल्यूएशन की कोई जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ परिणाम की तुलना की जाती है कि आउटकम, चाहे वो सेटिस्फेक्शन हो, ठीक है, आपको बहुत अब रुतबा मिलने लगा है, आप बहुत अच्छा इंजॉय करने लगे, आपको खुशी बहुत ज्यादा मिल रही है, सारे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स यहाँ पर कैलकुलेट होते हैं। ये हो गया कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे
क्वेश्चन नंबर 9, which United Nations Sustainable Development Goals specifically targets quality education, which includes ensuring that all learners acquire knowledge needed to promote sustainable development. देखो, यूएन ने अपने एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हैं। इन एसडीजी में आपका जो क्वालिटी एजुकेशन है वो कौन से नंबर का गोल है, ये आपसे पूछा है, आपको पता होना चाहिए। एसडीजी 1, 3, 4 या 13, तो ये है आपका सी, एसडीजी 4। मैं आपको ये इनके पिक्चर में शो भी कर देती हूँ, ये देखिए, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पहले क्या है, पहले तो है गरीबी के बारे में, नो पॉवर्टी, फिर है जीरो हंगर, फिर है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, और चौथे नंबर पे आपका क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। ये क्या है आपके एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो उसमें फोर्थ नंबर पे आता है यूएन के द्वारा जो एसडीजीज बताए गए हैं, क्वालिटी एजुकेशन। इंपॉर्टेंट है, आपको एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, when environmental education is taught by blending concepts across science, social studies, languages rather than as a standalone isolated subject, it is called, मतलब जब आप पर्यावरण शिक्षा को सभी आप सब्जेक्ट्स के साथ मिलाकर उसी में ब्लेंड करके उसी में मिक्स करके पढ़ाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा? आपने अलग से सब्जेक्ट ना रख के आपने अलग-अलग सब्जेक्ट्स के अंदर ही इसको मिक्स कर रखा है सबके साथ। मोनोलिथिक अप्रोच, नॉन फॉर्मल अप्रोच, डिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी या इन्फ्यूजन अप्रोच। तो ये क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी। जब सब्जेक्ट्स को मिक्स किया जाता है दैट इज योर इंटरडिसिप्लिनरी या इन्फ्यूजन अप्रोच कहलाती है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आपका 11, which of the following represents the correct sequence of objectives in environment education as outlined by Tbilisi Declaration? देखो अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव समझाए थे, इन्होंने यहाँ पर सीधे सीधे उसका एक लेआउट पूछ रखा है, कहाँ से कहाँ तक आप जाओगे। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर बात की थी कि आपका यहाँ पर आएगा अवेयरनेस। सबसे पहले लोगों को जागरूक करोगे, फिर उनको ज्ञान दोगे है क्या, कौन कौन सी पर्यावरण समस्या हो रही है, फिर उनके अंदर एटीट्यूड डेवलप करोगे, फिर स्किल्स उनके अंदर कौशल डेवलप करोगे, और फिर उनसे सक्रिय भागीदारी करवाओगे। बी ऑप्शन है। मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको किया था। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव रोल ऑफ अ टीचर इन इनकलकेटिंग मॉरल वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स, सेटिंग पर्सनल एग्जांपल्स बाय प्रैक्टिसिंग वैल्यूज कंसिस्टेंटली, रोल मॉडलिंग, गिविंग लॉन्ग लेक्चर्स ऑन एथिकल टेक्स्ट, punishing students who do not show high moral standards, या organizing strict weekly written एग्जाम्स ऑन मॉरल साइंस। भाई सीधा सा क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से ऑप्शन आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा। सबसे अच्छा मेथड कौन सा है बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों को विकसित करने का? टीचर के रोल। ठीक है, टीचर का रोल किस तरीके से यहाँ पर सबसे प्रभावशाली रहेगा अगर बच्चों के अंदर नैतिक मूल्य आपको विकसित करने हैं, तो अगर वो अपना पर्सनल एग्जाम्पल सेट करें, ठीक है, खुद से क्या करें, वो वैल्यूज को प्रैक्टिस करें, तो बच्चे उनके व्यवहार से प्रभावित होकर खुद से ही उनको अपने व्यवहार में भी डाल लेंगे। यानी टीचर उनके लिए एक रोल मॉडल की तरह एक्ट करेगा। सिर्फ लेक्चर देने से काम नहीं चलेगा, केवल एथिकल टेक्स्ट कोट्स बता दिए उससे काम नहीं चलेगा, स्टूडेंट को पनिश तो करना ही नहीं है। सिर्फ अगर रिटन एग्जाम लोगे वीकली उनका मॉरल साइंस पर, तो भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जब तक हम प्रैक्टिकली उनके सामने ये चीजें करके नहीं दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, in a school setting, values like democracy, justice, liberty, equality and fraternity are best categorized as। तो स्कूली माहौल में लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे मूल्यों को सबसे अच्छी तरह किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो वैल्यूज आपकी कई तरीके की होती हैं, पर्सनल वैल्यूज होती है, सोशल वैल्यूज होती है, स्पिरिचुअल वैल्यूज होती है। तो यहाँ पर ये जो डेमोक्रेसी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी है, आपको पता चल रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ती है। कौन सी वैल्यूज है? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल वैल्यू, संवैधानिक और राष्ट्रीय मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, which school based co-curricular activity is ideally suited for fostering democratic values, leadership and art of negotiation among students? तो छात्रों के बीच लोकतांत्रिक मूल्य, नेतृत्व और बातचीत की कला को आपको बढ़ावा देना है। तो कौन सी स्कूल आधारित आप सह पाठ्यचर्या गतिविधि आदर्श रूप से उपयुक्त रहेगी? ठीक है, सोलो रेसिटेशन कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पर प्रतियोगिता करवाई जा रही है जहाँ पे बच्चा अकेला कविता पढ़ रहा है। यूथ पार्लियामेंट, स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शंस, रोट लर्निंग, टैलेंट हंट एग्जाम, इंडिविजुअल साइलेंट रीडिंग। ठीक है, इंडिविजुअल साइलेंट रीडिंग से नहीं होगा, सोलो रिसिटेशन से नहीं होगा, रोट लर्निंग से नहीं। यूथ पार्लियामेंट और स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन आप जब कराओगे तो बच्चे के अंदर ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है जनरेट होंगी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 15,
According to modern education policy framework such as India's NEP 2020, value education should transition away from dogmatic preaching towards, ठीक है, तो आधुनिक शैक्षिक नीति ढांचा आपके एनईपी 2020 के अनुसार मूल्य शिक्षा को कट्टरपंथी या उपदेशात्मक प्रचार से हटकर किस ओर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। रोट लर्निंग ऑफ ट्रेडिशनल टेक्स्ट नहीं, रोट लर्निंग में तो जोर ही नहीं देती एनईपी कि ऐसा थोड़ी है कि आप उसे रटवाओ। क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पैथी एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग, हाँ ये सही ऑप्शन लग रहा है, और भी देख लेते हैं। प्रमोटिंग प्योरली कमर्शियल एंड मार्केट ड्रिवन स्किल्स, सिर्फ हम व्यावसायिक और बाजार संचालित कौशल को बढ़ावा दें, नहीं, इससे भी जो है लोगों के अंदर वैल्यू एजुकेशन इतना ज्यादा इंकलकेट नहीं होगा। स्टैंडर्डाइज इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन रिलीजियस स्क्रिप्ट्स, नहीं, सिर्फ इवैल्यूएशन करने से नहीं होगा। बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है, नैतिक मूल्य क्या है, उनके प्रति क्रिटिकल थिंकिंग, एम्पैथी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग सही होनी चाहिए उनकी, ये जो है सही ऑप्शन आपका। तो आज हमने क्या किया, आपके 15 क्वेश्चंस किए हमने, जिसमें मैंने आपको कई सारे टॉपिक्स, आपको ये अलग से टॉपिक्स हैं, इनमें से मैंने आपको डिस्कस करके बताए हैं। आई होप आपको इससे मदद मिल रही होगी। और एलटी का हमारा सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एलटी के पूरे सिलेबस में से एक टेस्ट करेंगे, और ये जो एमसीक्यूज नेक्स्ट होंगे वो आपके पूरे के पूरे 5 यूनिट्स में से होंगे। और जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि यहाँ पर आपका चल रहा है अचीवर सेलिब्रेशन वीक, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको परचेज करना है कोई भी कोर्स जो हमारा अपकमिंग कोर्स है, चाहे वो यूटेट हो या एलटी हो, तो आप इस समय 40% डिस्काउंट पे ले सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए जो गिफ्ट है वो आपको आज 5 बजे पता चल गया होगा। आप चाहें तो उसे हमारी ऐप से अवेल कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।